सभी नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। तो आज हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस के बारे में। उससे पहले आर्टिकल 31 को जाने। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है हमारा। 2% शैल बी डिप्राइव्ड हिज और हर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा बशर्ते वो कानूनी तौर पर उसको वंचित किया जा सकता है। अगर कानूनी तौर पर वंचित किया जा रहा है तो वो पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है, बशर्ते स्टेट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन उसको पे करेगी। वहीं इसके तहत कुछ लोग अपने फंडामेंटल राइट होने के कारण आर्टिकल 31 के कुछ लोग अपनी संपत्ति देना चाहते थे और कुछ लोग नहीं देना चाहते थे। इसके कारण पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि आर्टिकल 31 को, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया जाए। इसको आर्टिकल 300A में डाला गया। वहीं बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। वहीं आप सुप्रीम हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत, क्योंकि हाई कोर्ट को ही है जजमेंट करने की इजाजत है वो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट के लिए भी जजमेंट या सुनवाई कर सकता है। वहीं अगर हम जाने सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस के बारे में, जो कि आर्टिकल 31A, B, C और D में दी गई है। D को हमारा ओमिट किया गया है, निरस्त कर दिया गया है, वो आगे चल के हम देखेंगे। वहीं अगर हम बात करें सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्वाइजिशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स यानी कि किसी प्रकार की जागीर, संपदा या किसी प्रकार की विरासत कह सकते हैं। तो इसके फर्स्ट में कहा गया है नो इम्पैक्ट कंटेन इन आर्टिकल 13, यानी कि आर्टिकल 13 का इसमें किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, यानी कि एक्वाइजिशन बाय स्टेट्स ऑफ एनी स्टेट्स, यानी कि एक्वाइजिशन किया जा सकता है स्टेट्स का किसी भी प्रकार की स्टेट्स में फॉर द पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक इंटरेस्ट। वहीं अगर हम देखें स्टेट टेकिंग मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक इंटरेस्ट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ देयर राइट्स कैन आल्सो बी परमिटेड। वहीं अगर हम देखें मर्ज, यानी कि इसी में कहा गया मर्ज करना, यानी कि किन्हीं दो कॉर्पोरेशन का या दो से ज्यादा कॉर्पोरेशंस का मर्ज करना फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक वेलफेयर। वहीं अगर हम देखें इसके मैनेजिंग एजेंट्स या मैनेजिंग डायरेक्टर या सेक्रेटरीज, ट्रेजरर्स या शेयर होल्डर्स के जो भी वोटिंग राइट्स है उनमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना, उनके राइट्स में किसी प्रकार का परिवर्तन करना। वहीं अगर हम देखें तो ई कहा गया एक्वायरिंग बाय वर्च्यू ऑफ एनी राइट्स लीज और लाइसेंस, यानी कि किसी भी प्रकार की लीज पे या लाइसेंस पे जो भी प्रॉपर्टी दी गई है, उसका लाइसेंस दिया गया है, उसको उनके राइट्स को परिवर्तन किया जा सकता है, बशर्ते उसको कैंसिलेशन भी किया जा सकता है। वहीं अगर हम देखें इन सभी के जो भी है इनमें किसी भी प्रकार का शून्य नहीं डिक्लेयर, शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19, यानी कि आर्टिकल 14 या 19 का इसमें किसी प्रकार का छीनता या उल्लंघन करता है तो इन्हें शून्य डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 31B की जिसमें कहा गया वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, यानी कि उनकी उम्र क्या है वैलिडेशन कुछ एक्ट्स की और रेगुलेशन की। तो इसमें अगर बात की गई है 9वीं अनुसूची की, 9वीं अनुसूची अगर हमें एक माने तो एक बॉक्स की तरह है जिसके अंदर कोई भी लॉ या रेगुलेशन अगर डाल दिया जाता है तो वो किसी प्रकार से वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएगा। वहीं अगर बात करें इसका कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि इसको किसी प्रकार से चैलेंज नहीं किया जा सकता। वहीं अगर हम बात करें 1973 का केस आया केशवानंद भारती केस, जिसमें कहा गया था कि इसको किसी प्रकार से जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। या फिर आया इसका एक गवर्नमेंट राव केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि केशवानंद भारती केस से जो भी पहले जो भी इसमें लॉ या रेगुलेशन डाले गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, जो उसके बाद है उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो वही अगर हम बात करें इसका जुडिशियल रिव्यू होता है अब 9 शेड्यूल के अंतर्गत। आर्टिकल 31C की बात की जाए तो सेविंग ऑफ लॉस गिवन टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि इसमें डीपीएसपी की बात की गई है। इसको इंसर्ट किया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा। वहीं अगर हम देखें डीपीएसपी पार्ट 4 में दे रखे हैं हमारे कुछ स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं। प्रोवाइड एनी लॉ कैन नॉट वायलेट आर्टिकल 14 और 19, यानी कि किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 14 और 19 का। वहीं अगर हम बात करें यू कैन नॉट क्वेश्चन, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये जिस काम के लिए लाए गए थे कानून उनको फुलफिल नहीं कर रहे। वहीं अगर हम देखें तो आर्टिकल 31C में इसका दायरा बढ़ाया गया और ओरिजिनली प्रोवाइडेड इम्यूनिटी, यानी कि 39 के क्लॉज B एंड C इसको चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती केस में, जिसको अपहेल्ड कर दिया गया था। वहीं पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया था एक अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए थे पार्लियामेंट, जिसको पास किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था।
इसमें कहा गया था 39 की क्लॉज बी एंड सी को दायरा बढ़ाकर पूरी डीपीएसपी कर दिया जाए। भाई इसको चैलेंज किया गया था वामनराव के केस में, जिसमें इसको दोबारा से डीपीएसपी को फुल्ली 39 के बी एंड सी में कन्वर्ट कर दिया गया। और आर्टिकल 31 डी में हमारा बात की गई है एंटी नेशनल एक्टिविटीज की, जो कि ओमिटेड यानी कि निरस्त कर दी गई थी, इसको रद्द कर दिया गया था 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1977 के द्वारा। तो ये हमारा सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस के बारे में फुली चैप्टर था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।